गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया? कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में रावी के तट पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। हमारा संविधान लिखकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। फिर हमने संविधान को अंगीकृत करके गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया? बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा। उसका कारण यह था कि कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में रावी के तट पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। तो उसकी ही स्मृति में उस समय की सरकार ने निर्णय लिया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। परंतु इससे एक और बात स्पष्ट हो जाती है कि 26 जनवरी 1930 से पहले की लड़ाई पूर्ण स्वराज्य की नहीं थी, यानी वो आजादी की लड़ाई नहीं थी, वो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में कंसेशंस प्राप्त करने की लड़ाई थी। क्योंकि 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बरीराम हेडगेवार ने प्रयास किया था कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव आए, परंतु पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। 26 जनवरी 1930 को स्वीकार किया। इस कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जो आपने कहा संतुष्ट की बात, आजादी के बाद पहले 50 साल 47 to 97, पहली बार जब बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट अटल जी की आई 98 में, उससे पहले आप देखिए जब हम आजाद हुए उस समय दुनिया में कौन कौन देश किस किस पोजीशन में थे। जापान तबाह हो चुका था नागासाकी हिरोशिमा की बम्बार्डिंग से, जर्मनी डिवाइड हो चुका था, कोरिया डिवाइड हो चुका था, इजराइल नया नया अस्तित्व में आया था, और पहले 50 साल में हम इन देशों के मुकाबले में कहीं नहीं थे। फॉर फर्स्ट 50 years वी वर कंसीडर्ड नोबडी इन फ्रंट ऑफ जापान, जर्मनी, कोरिया, इजराइल। वो कहां से कहां पहुंच गए। हां, अगर पहली बार भारत को एक गंभीरता से देखा जाने लगा तो सन 2000, 2001 और 2 में, जिस जमाने में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 31 दिसंबर 1999 को जब उनसे कहा गया कि 21st सेंचुरी शुरू होने जा रही है, आप कैसा भविष्य देखते हैं, अमेरिका सुपर पावर रहा तो सुपर पावर रहेगा, तो उन्होंने CNN को दी अपने इंटरव्यू में कहा कि वी वर द सुपर पावर ऑफ 20th सेंचुरी एंड वी होप दैट वी विल रिमेन द सुपर पावर ऑफ 20th सेंचुरी, बट 21st सेंचुरी में 2 कंट्रीज का मैं बड़ा सिग्निफिकेंट रोल देखता हूं, इंडिया एंड चाइना। ये एज प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने बोला। और उसके बाद अगर आप देखिए, अब कोई कहेगा साहब हम कैसे मान लें। अब सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब तक अटल जी की सरकार नहीं आई थी, अभी हमारा जनवरी का महीना है, 26 जनवरी है, 5 दिन बाद बजट आएगा। भारत का बजट कितने बजे आता था? नई जनरेशन को याद नहीं हुआ, शाम 5 बजे। क्यों भाई, शाम को 5 बजे भारत में क्यों बजट आता था? पार्लियामेंट तो 11 बजे बैठती है। इसलिए कि ब्रिटिश टाइम से एक परंपरा चली आ रही थी कि जब लंदन में 11 बजे होंगे, उस समय भारत में शाम का 5 बजता था, तो भारत का बजट इंग्लैंड के टाइम के हिसाब से तय होता था। गुलामी की मानसिकता का इससे बड़ा इंपैक्ट नहीं हो सकता, और वो 1998 में अटल जी की सरकार में समाप्त हुआ। अब आइए, जब मोदी जी की सरकार आई, बजट कब आता है? 1 फरवरी को। इससे पहले कब आता था? 28 फरवरी या 1 मार्च। क्यों भाई 28 फरवरी या 1 मार्च को क्यों आता था बजट? चूंकि इंग्लैंड में मौसम मार्च में कार्य करने लायक होता है। जनवरी और फरवरी के 2nd और 3rd वीक तक बर्फ जमी रहती है, तो जो कार्यकारी जीवन है वो मार्च में प्रारंभ होता है। इसलिए भारत का बजट 28 फरवरी या 1 मार्च से आता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हमारे यहां का मौसम अलग है। हमारे यहां जून के प्रथम सप्ताह में दक्षिण भारत में, केरल में मानसून आ जाता है, और जून का 3rd वीक आते आते पूरे भारत में आ जाता है। और हमारे यहां की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि मानसून आने से काफी पहले, यानी अप्रैल के अंत तक जिन जिन मदों में पैसा दिया गया है उन्होंने अकाउंट्स में पैसा पहुंच जाए, ताकि उसका सही सदुपयोग हो सके। इसलिए मोदी जी ने निर्णय लिया कि अब इंग्लैंड के मौसम के हिसाब से नहीं चलेगा, भारत के मौसम के हिसाब से होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे मन में, अब एक और उदाहरण देना चाहता हूं, हम क्यों कभी कभी मन में बहुत कसक होती है कि भारत क्या था और क्या नहीं हुआ। आप सबको सन 62 की लड़ाई ध्यान होगी। भारत के लिए बहुत अपमानजनक स्थिति रही। हमने एयरफोर्स का यूज नहीं किया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी को एक लेटर लिखा है, जो कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा 2010 में डिक्लासिफाइड कर दिया गया। पढ़िए तो आपका दिल करुणा से भर जाएगा। वो कह रहे हैं कि साहब अपने B-2 बॉम्बर्स की एक स्क्वाड्रन भेजिए, और हमारे पास ना पायलट है ना हमें चलाना आता है, उसकी कमांड भी खुद लीजिए। उस समय के राजदूत ने लिखा
कि मुझे मेरा सर शर्म से झुका जा रहा था जब मैं ये पत्र देने जा रहा था। यानी एक प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि हमारी फौज की, एयरफोर्स के इस स्क्वाड्रन की कमांड अमेरिका के हाथ में दे दी जाए, अन्यथा पूरा पूर्वोत्तर और असम हमारे हाथ से चला जाएगा। अब आप कहेंगे इसका उल्लेख करने की जरूरत क्या, बताता हूं क्यों। हमारी एयरफोर्स 1932 से थी और चाइना, जब हम आजाद हुए, चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी। 1947 में चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी। चाइना की एयरफोर्स की स्थापना 49 में हुई। इसके बावजूद 62 आते आते हम एयरफोर्स में इतने कमजोर, हमारी सेना कमजोर हो गई। अर्थात कुछ ना कुछ गणतंत्र के बाद ऐसा हुआ जिसमें भारत की शक्ति का जो प्रभाव उभरना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और यहां पर मैं एक बात और कह दूं, हो सकता है किसी को बहुत विचित्र और वो लगे, आज की डेट में कांग्रेस को बहुत शौक चर्राया हुआ है कि हर चीज की जाति बताने का। और साहब ओबीसी वर्ग के साथ ये हुआ। मैं कह रहा हूं ओबीसी वर्ग के साथ सबसे बड़ा आघात ब्रिटिश काल के बाद अगर हुआ तो कांग्रेस के काल में हुआ। आप कहेंगे क्यों? हमारे ओबीसी वर्ग के जितने भी लोग हैं, वर्ग हैं, ये सब व्यवसाय थे, ये जातियां नहीं हैं। लोहार, सुनार, बढ़ई, जुलाहा, ये सब व्यवसाय हैं, ये जातियां नहीं थी। और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स के इलाके थे उनमें बहुत कुछ बचा भी हुआ था। अब होना क्या चाहिए था आजादी के बाद? आप सोचिए, जैसे हमारा कारपेंटर ग्रुप है, उसे तो चलाना आता है। होना यह चाहिए था कि जब भारत की नई इंडस्ट्री बनती तो हमारे पास स्किल्ड वर्क फोर्स अवेलेबल थी जो दुनिया के किसी देश के पास अवेलेबल नहीं थी। 47 में परंपरा से स्किल्ड थे वो लोग उन काम को करने में। उन्हें इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना था, उनकी भी प्रॉस्पेरिटी आती और देश की भी प्रॉस्पेरिटी आगे बढ़ती। किया गया इसका उल्टा, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी अडॉप्ट की गई और लाइसेंस राज ला जाया गया। अब आप सोचिए, यदि हमारा कारपेंटर वर्ग को आरा मशीन लगानी थी तो लाइसेंस लेना था सरकार से, अदरवाइज आरा मशीन जब्त। तो भाई अब तू क्या कर, अब तू छोटा मोटा काम कर। अब तो बेचारा और गरीबी में चला गया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, भारत की जो शक्ति उभरनी थी, भारतीय समाज में जो शक्ति उभरनी थी, भारत की जो आर्थिक शक्ति उभरनी थी, और वो विषय तो हम यद्यपि ले चुके हैं, हम लोग पहले तो नहीं बोलना चाहते। सोमनाथ के स्वाभिमान की बात जी जब सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू और के.एम. मुंशी ने कही तो उसके खिलाफ साफ साफ यह लिखा है कि यह हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रतीक है, इसलिए मैं इसके विरुद्ध हूं। अर्थात भारतीय संस्कृति का स्वाभिमान नहीं उभरना चाहिए, इसको इंश्योर करना चाहते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय गणतंत्र, उस समय हम लोग एक गीत गाते थे, बस उस गीत की एक पंक्ति में सब कुछ आ जाता है। हम लोग कहते थे, जब हमारी सरकार नहीं आई थी तब, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों तक न पहुंचा। और उसमें आगे की पंक्ति थी, ना संयम व्यवस्था न एकात्मता है। और यह कांग्रेस पे आज भी लागू होता है, न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का पुराना, सुनाते बड़े लोग नामी गरामी, और बहकते मदिर जिंदगी के कदम हैं। यानी जैसे नशे में आदमी लड़खड़ाता है ना, बहकते मदिर जिंदगी के कदम हैं, अभी मुक्ति गायन स्वरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा।